आज हम भारत के भूगोल की एक कह सकते हैं बहुत तेज और गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक तरह से पूरी गाइडबुक की तरह हैं, जो भारत की जमीन, उसके पहाड़, नदियां और लोगों की कहानी को एक साथ समेटते हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस पूरी जानकारी के सार को निचोड़कर समझें, क्योंकि ये सिर्फ तथ्य नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि भारत की करोड़ों साल पुरानी जमीन आज भी हमारे जीने का तरीका कैसे तय कर रही है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, इस देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, हर नाम के पीछे एक अलग कहानी लगती है। और है भी, ये नाम इतिहास की परतों की तरह हैं। जैसे आर्यव्रत, ये सबसे पुराने नामों में से एक है, जो खास तौर पर उत्तर भारत में आर्यों के निवास स्थान को दिखाता है। और भारत, जिसका जिक्र तो संविधान में भी है। हाँ, इंडिया, दैट इज भारत। ये नाम पौराणिक राजा भरत या भरत कबीले से जुड़ा हुआ है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान की जड़ है एक तरह से। अच्छा, और हिंदुस्तान, ये नाम तो बहुत ही आम है। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि ये नाम हमें बाहर से मिला। जब प्राचीन ईरानी यहाँ आए तो वो सिंधु नदी को स की जगह ह बोलते थे, तो सिंधु नदी बन गई हिंदू नदी, और उसके पार की भूमि हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो एक भौगोलिक पहचान धीरे धीरे पूरे देश की पहचान बन गई। और जम्बू द्वीप जैसे नाम तो पुराणों में मिलते हैं, जो भारत को एशिया के एक बहुत विशाल भूभाग के हिस्से के रूप में देखते थे। कमाल है। मतलब नाम भी भूगोल और इतिहास के साथ बदलते रहे हैं। अब अगर हम आज के गूगल मैप्स पर देखें तो भारत का ग्लोबल एड्रेस क्या है? दुनिया के नक्शे पर हम हैं कहाँ? अगर हम ग्लोब को 4 हिस्सों में बांटें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी हिस्से में आता है। मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। और इसके आंकड़े क्या हैं? अक्षांश और देशांतर वाले? हाँ, अक्षांश यानी लैटिट्यूड में हम 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक हैं, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ये तो मतलब पूर्व से पश्चिम तक काफी बड़ा फैलाव है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 डिग्री का अंतर हो गया। हाँ, और इसी वजह से दोनों जगहों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर हमारे पास अलग अलग टाइम जोन होते तो आपकी घड़ी गुजरात में अलग और बंगाल में अलग समय दिखाती। तो इसी उलझन से बचने के लिए हमने एक मानक समय रेखा तय की है। बिल्कुल। हमने 82 डिग्रीज 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा मान लिया है। यह प्रयागराज के पास से गुजरती है और इसी से पूरे देश की घड़ियां चलती हैं, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। और आकार के हिसाब से हम दुनिया में कितने बड़े हैं? जमीन के मामले में हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। हमारे पास करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। वो क्या? दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन दुनिया की लगभग 17.5% आबादी यहीं रहती है। बाप रे, ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारी जमीन पर कितना ज्यादा दबाव है। बहुत ज्यादा। राष्ट्र की काली जमीन, ये सिर्फ पत्थर हैं या भारत की कहानी की चाबियां? स्रोत इन्हें कैसे देखते हैं? ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये भारत की तिजोरी है। देश की नींव इन्हीं चट्टानों पर टिकी है। इन स्रोतों में 4 मुख्य चट्टानी सिस्टम का जिक्र है जो भारत की किस्मत लिखते हैं। सबसे पुरानी है आर्कियन या धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़? हाँ, ये भारत की सबसे बुजुर्ग चट्टानें हैं और इनमें सोना, लोहा, मैंगनीज जैसे कीमती धात्विक खनिज भरे पड़े हैं। मतलब केजीएफ वाली सोने की खानें इन्हीं चट्टानों की देन है? बिल्कुल। कर्नाटक की कोलार गोल्डफील्ड्स और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की लोहे की खदानें इसी धारवाड़ सिस्टम का हिस्सा हैं। ये चट्टानें तय करती हैं कि देश में खनन कहाँ होगा। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद आती हैं विंध्यन चट्टानें। ये भारत की, आप कह सकती हैं, वास्तुकला की नींव है। वो कैसे? क्योंकि इनमें मिलता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, सांची का स्तूप, हमारी कई ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं विंध्यन पत्थरों से बनी हैं। ये चट्टानें हमें घर बनाने का सामान देती हैं। और गोंडवाना चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि वे आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का 98% कोयला
इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में दबा है। और सोचिए, इसी वजह से भारत का पूरा औद्योगिक दिल, जिसे हम रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, वो सब इन्हीं गोंडवाना चट्टानों पर बसा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इन्हीं चट्टानों पर निर्भर है। और आखिर में दक्कन ट्रैप। इसका नाम सुनते ही ज्वालामुखी और लावा याद आता है। सही याद आता है। करोड़ों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटे और लावा की मोटी परतें जम गईं। जब ये लावा टूटा और इसकी मिट्टी बनी, तो उससे बनी काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं। कपास वाली मिट्टी? बिल्कुल। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका कपास का पावर हाउस है। एक किसान की फसल भी भूगर्भ में छिपी चट्टानों से तय होती है। तो ये तो हुई जमीन के नीचे की कहानी, भारत की नींव की बात। अब देखते हैं कि इस नींव पर इमारत कैसी बनी है। और भारत की बात हो तो शुरुआत तो दुनिया की छत हिमालय से ही करनी होगी। बिल्कुल। हिमालय भूवैज्ञानिक तौर पर एक नौजवान पहाड़ है। इन्हें युवा वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। मतलब जैसे एक कालीन को दोनों सिरों से धकेलें तो बीच में सिलवटें पड़ जाती हैं। हिमालय का निर्माण भी कुछ वैसा ही हुआ जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। और स्रोत बताते हैं कि इसकी 3 समानांतर परतें हैं। हाँ, जैसे 3 सीढ़ियां हों। सबसे ऊंची और उत्तरी सीढ़ी है महान हिमालय या हिमाद्री। दुनिया की छत यही है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी चोटियां इसी का हिस्सा है। और बीच वाली? बीच की सीढ़ी है मध्य हिमालय या हिमाचल। हमारे ज्यादातर हिल स्टेशंस, शिमला, मनाली, मसूरी, वो सब इसी शांत और खूबसूरत रेंज में बसे हैं। और सबसे नई वाली शिवालिक के बारे में कहते हैं कि वो अभी भी बन रही है। इसका मतलब क्या है? क्या हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है? हाँ, बिल्कुल। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। इसलिए हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है। लेकिन हिमालय का सबसे बड़ा काम सिर्फ ऊंचा होना नहीं है। ये भारत के लिए एक जलवायु विभाजक है। इसे थोड़ा और समझाइए। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो 2 चीजें होती। एक, साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत को एक ठंडा रेगिस्तान बना देती। और दूसरा, ये मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में जबरदस्त बारिश कराता है। ये एक दीवार की तरह है जो हमें बचाता भी है और हमारी प्यास भी बुझाता है। क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। हिमालय से नीचे उतरें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। यहाँ बांगर और खादर शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। एक किसान के लिए इन दोनों में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरा मैदान हिमालय से निकली नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी, मतलब जलोढ़ से बना है। बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यह नदी से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यह कम उपजाऊ होती है। और खादर? खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। यह नदी के पास के निचले इलाकों में मिलती है, जहां हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक नई ताज़ा परत बिछ जाती है। यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए पंजाब से लेकर बंगाल तक यह इलाका भारत का अन्न का कटोरा कहलाता है। और अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। कहा जाता है कि यह जमीन का सबसे स्थिर टुकड़ा है। हाँ, ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ अरावली जैसी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और साथ ही विंध्य और सतपुड़ा जैसी श्रेणियां हैं। ये ब्लॉक पर्वत हैं, मतलब जमीन का एक बड़ा हिस्सा या तो ऊपर उठ गया या आसपास की जमीन नीचे धंस गई। नर्मदा नदी इसी धसी हुई घाटी में बहती है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो केरल में पश्चिमी घाट पर है। यहीं पर पश्चिमी और पूर्वी घाट का फर्क साफ दिखता है। पश्चिमी घाट एक मजबूत लगातार दीवार की तरह है, जिसे पार करना मुश्किल है। बिल्कुल। जबकि पूर्वी घाट टूटा फूटा और कम ऊंचा है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने उसे जगह जगह से काट दिया है। आपने नदियों का जिक्र किया, तो चलिए भारत के नदी तंत्र को समझते हैं। इन पहाड़ों और मैदानों से जो नदियों का जाल बनता है, वो कैसा है? भारत में नदियों के 2 मुख्य सिस्टम हैं और दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। पहला है हिमालयी नदियों का सिस्टम। ये नदियां सदाबहार हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि इन्हें पानी 2 स्रोतों से मिलता है, गर्मियों में ग्लेशियर के पिघलने से और मॉनसून में बारिश से। इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 बड़े तंत्र हैं। गंगा तो हमारी सबसे लंबी नदी है ना? हाँ, 2525 किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा सिस्टम और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। और फिर है ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये असम में इतनी विशाल हो जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी की गोद में बना है। और प्रायद्वीपीय नदियां इनसे कैसे अलग हैं? प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। इनमें भी 2 तरह की नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाते? सही, ये डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि ये तेजी से एक गहरी खाई से गुजरकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। इसे एस्चुरी कहते हैं। इसके उलट पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपनी गति धीमी कर लेती हैं और अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी को पंखे की तरह फैला देती हैं। इसी को डेल्टा कहते हैं। ये पूरा भूगोल मिलकर भारत के मौसम यानी जलवायु को कैसे तय करता है? मॉनसून के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? भारत की जलवायु को एक शब्द में कहें तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका मतलब है कि मौसम ज्यादातर गर्म रहता है और बारिश की पूरी बाजी मॉनसून के हाथ में है। देश की लगभग 75% बारिश जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन सर्दियों में भी तो बारिश होती है, खासकर दक्षिण में और उत्तर में। के कोरोमंडल तट पर बारिश करता है, पर उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश का कारण कुछ और है। उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या चीज है? ये भूमध्य सागर से उठी नमी वाली हवाएं हैं जो सर्दियों में ईरान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत पहुंचती हैं। जब दिल्ली में अचानक जनवरी में बारिश हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है, तो समझिए कि भूमध्य सागर से आया मेहमान है। हाँ बिल्कुल, इस बारिश को मावट कहते हैं और ये रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए अमृत की तरह होती है। तो ये जमीन, पहाड़, नदी और मौसम, ये सब मिलकर लोगों के जीवन, खासकर खेती को कैसे प्रभावित करते हैं? ये सीधे तौर पर तय करते हैं कि थाली में क्या होगा। जैसी मिट्टी वैसी फसल। स्रोतों में 4 मुख्य मिट्टियों का जिक्र है। जलोढ़ मिट्टी जो 43% हिस्से में है, वो चावल और गेहूं का घर है। काली मिट्टी कपास की रानी है। लाल मिट्टी में मोटे अनाज जैसे रागी, बाजरा अच्छे होते हैं और लैटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी और काजू के लिए। हाँ, जो ज्यादा बारिश वाले इलाकों में मिलती है। और शायद इसी विविधता ने भारत में हरित और श्वेत क्रांति जैसी क्रांतियों को सफल बनाया। निश्चित रूप से हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुई क्योंकि वहां जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई की सुविधा थी। श्वेत क्रांति के लिए पशुओं को चारा चाहिए जो मैदानी इलाकों में आसानी से उपलब्ध था। नीली क्रांति हमारे लंबे समुद्र तट की देन है और पीली क्रांति उन इलाकों में हुई जहां की मिट्टी इसके अनुकूल थी। हर क्रांति भूगोल से जुड़ी है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को लोगों के आंकड़ों से जोड़ते हैं। 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। ये हमें क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि इस भूगोल पर इंसान का असर कैसा है। 2011 में हमारी आबादी 121 करोड़ थी और साक्षरता दर 74%। लेकिन जो आंकड़ा गौर करने वाला है वो है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, जिसमें केरल सबसे ऊपर और हरियाणा सबसे नीचे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे तो पूरी सामाजिक कहानी है। बिल्कुल। स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, लेकिन इशारा करते हैं। केरल, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और जहां समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से बेहतर रही है, वहां लिंगानुपात सबसे अच्छा है। वहीं हरियाणा, जो एक कृषि प्रधान समाज है, वहां ये सबसे कम है। ये एक जटिल सामाजिक भौगोलिक पहेली है। एक और दिलचस्प बात है महान विभाजक वर्ष 1921 का जिक्र। ये क्या था? ये भारत की जनसंख्या के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। 1921 से पहले भारत की आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी, कभी कभी घट भी जाती थी। लेकिन 1921 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या ने जो रफ्तार पकड़ी वो आज तक नहीं रुकी।
ये वो साल था जब भारत की आबादी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो प्राचीन नामों से लेके आधुनिक जनसांख्यिकी तक हमने एक बहुत बड़े कैनवस को छुआ है। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि भारत का भूगोल विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पठार की सबसे पुरानी चट्टानें भी हैं और हिमालय के सबसे युवा पहाड़ भी हैं। यहाँ सदाबहार नदियाँ भी हैं और मौसमी नदियाँ भी। और ये भौतिक विविधता ही हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता की असली जड़ है। भूगोल सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं, बल्कि भारत की किस्मत लिखने वाली कलम है। स्रोतों में बताया गया है कि कैसे हिमालय जैसी भौतिक संरचनाएं जलवायु विभाजक के रूप में काम करती हैं। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, नदियों को जोड़ने के प्लान या बदलते जल बंटवारे के पैटर्न जैसे नए मानव निर्मित विभाजन आने वाले दशकों में भारत के मानवीय और पारिस्थितिक भूगोल को उसी तरह से फिर से आकार दे सकते हैं जैसे हिमालय ने करोड़ों सालों में किया है?